वेब सीरीज स्टोरीज पर प्रेजेंस द अफेयर पार्ट 14। इस कहानी में जब दो लोगों ने अपना अपना घर छोड़कर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, तब कैसी कैसी मुश्किलें आईं, किसकी ज़िंदगी कहाँ पहुँची, इसे बयां किया गया है। सबसे ज़्यादा मेस्ड अप तो नोआ की लाइफ हुई है। वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कोर्ट का केस लड़ने में व्यस्त है। कहानी के पहले हिस्से में हेलन की कहानी बयां होगी। अब नोआ से उसके डिवोर्स का मामला कोर्ट में पहुंचा है। हेलन ने अपना वकील जॉन को नियुक्त किया है। वो बड़ा काबिल वकील है। हेलन ने कुछ पैसे अपने स्टोर से और कुछ अपनी माँ से अरेंज किए हैं और इस तरह वो जॉन जैसे वकील को अफोर्ड कर पाई है। पर नोआ के पास ऐसी सुविधा नहीं है। एलिसन एक पर्सनल असिस्टेंट का काम करती है और उसकी खुद की नोवेल है जो अटकी पड़ी है। इस तरह वो एक सस्ती लॉयर मैडलिन लिम को अफोर्ड कर पाया है। जब केस की प्रोसीडिंग चालू हुई तब जॉन ने जज से कहा। नोआ जब गर्मियों की छुट्टियों से वापस लौटा, उसने हेलन से अपने एलिसन के साथ रिश्ते को कबूल किया। हेलन ने बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ़ भी किया, पर इसके बाद भी नोआ ने एलिसन का दामन थाम लिया। उन्होंने मेरे मुवक्किल को और उनके 4 बच्चों को झूठ बोलने, लापरवाही दिखाने और तंग करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है और अब उन्होंने शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर घर लिया है और ये घर महज 1 कमरे का है। ये सुनकर जज को भी अचंभा हुआ कि भला शहर से इतनी दूर कौन सी जगह है रहने की। जॉन ने कहा, हडसन की ऊपरी तरफ न्यूयॉर्क में कोल्ड स्प्रिंग। नोआ के वकील ने हालांकि नोआ के पक्ष का बचाव किया और कहा, ये जगह सिर्फ टेम्परेरी लिया गया है। जैसे ही नोआ की बुक पब्लिश हो जाएगी, उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो अच्छा और बड़ा घर ले लेगा। पर जॉन ने हेलन से वादा किया है कि वो एक वकील के तौर पर ही सही, पर उसके बच्चों को उसकी कस्टडी दिला के रहेगा। इसलिए उसने अपना पैंतरा खिला। उसने कहा, 2 महीने से इनकी किताब छप रही है, अभी तक कुछ अता पता नहीं। और योर ऑनर, हम ऐसे आदमी को बच्चों की जॉइंट कस्टडी कैसे दे सकते हैं जो अपनी बीवी और 4 बच्चों के होते हुए भी सिर्फ अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए शहर से इतनी दूर घर ले सकता है। वो घर इतनी दूर है और ऐसी जगह है कि जहां हेलन अपने बच्चों को नहीं जाने दे सकती। और इन्होंने तो हद ही कर दी। अपनी प्रेमिका को शादी का वादा भी कर दिया, जबकि तलाक की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ये सारी बातें इनकी बड़ी बेटी विटनी से पता चली हैं। जो शख्स एक हीरे की अंगूठी के पैसों पर खर्चे चला रहा हो, वो भला बच्चों को क्या संभालेगा। हम उन्हें मिलने देने की इजाज़त दे सकते हैं, पर उस जंगल में इन मासूम बच्चों को नहीं जाने दे सकते। वो भला अपनी मॉम का आलिशान मकान छोड़कर उस घर में क्यों रहेंगे। जॉन ने यह कहा ही था कि जज ने बीच में ही टोक दिया। तो तुमने कहा कि हेलन के पास आलिशान मकान है और इसकी ओनरशिप किसके पास है। अब जॉन अपनी बातों में फंस गया है। उसने कहा, यह प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट के नाम पर है। जज ने जब उस प्रॉपर्टी की लोकेशन और उसकी कीमत पूछी, तब जवाब सुनकर वो भी दंग रह गया। न्यूयॉर्क के आलिशान इलाके की खूबसूरत पार्क स्लोप में इसकी कीमत दरअसल $31,75,000 है। ये बात मैडलिन ने बताया है कोर्ट को। फिलहाल तो कोर्ट का रिसेस हो गया है, पर जॉन ज़्यादा समझदारी दिखाने के चक्कर में खुद ही फंस गया है। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में सवालात होंगे, क्योंकि शादी जब कायम थी तब ये प्रॉपर्टी ली गई थी। रिसेस में जॉन ने हेलन से कहा, 4 जज हैं, पर बदकिस्मती से यही हिटलर हमारे हाथ लगा। पर फिक्र मत करो, मुझे लैपटॉप लेकर समंदर के किनारे बैठने की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करनी है। जितनी भी प्रॉपर्टी है, किसके नाम पर कितनी है, सब कुछ चाहिए। हेलन ने कहा, आप कोर्ट में बार बार उसे प्रेमिका क्यों कह रहे थे। मुझे ये शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे वैश्या कहिए तो ठीक रहेगा। आप इसी नाम से उसे पुकारेंगे। जॉन ने कहा, ठीक है, आगे से मैं इसी नाम से पुकारूंगा। घर पहुंचकर हेलन ने सब कुछ अपनी माँ मार्गारेट से बताया। उसने कहा, अब हमें नोआ को हर चीज़ में से आधा हिस्सा देना होगा। क्या करे, जज ही कुछ ऐसा मिल गया है, बुरी किस्मत। मार्गारेट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पिता से सब कुछ बताऊंगी। उन्हें पैसे बचाना अच्छी तरह आता है। शाम को हेलन से मिलने मैक्स आया। बातों बातों में उसने कहा, मैंने नोआ को $50,000 दिए हैं, ये सोचकर कि इससे वो कम से कम 2 कमरों का घर तो ले पाएगा। हेलन को ये बात पसंद नहीं आई। मैक्स ने अपनी सफाई में कहा, वो पैसे मांगने लगा था कर्ज के तौर पर, तो मैं क्या करता। और इन पैसों से अगर उस बेचारे गरीब की लाइफ सुधर जाए तो ये केस जल्दी निपट जाएगा और हम आराम से कहीं घूमने जा सकते हैं। पर इस पर भी हेलन के चेहरे के भाव नहीं बदले। तब मैक्स ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम अपने आप को किसी परी से कम नहीं समझती। क्या तुम किसी भी मर्द को अपने लायक समझती हो। ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता रख कर तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। हेलन ने कहा, तुम क्या बक रहे हो। नोआ ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं। फिलहाल मैक्स यहाँ से चला गया है।
वो नोआ के सामने अपने आप को उसका हमदर्द दिखाता है, तो वही हेलन के सामने अपने आप को प्यार के लिए तरसता हुआ दिखाता है। हेलन इस समय काफ़ी टेंशन में है, पर अक्सर लोग गम का इलाज अल्कोहल में ढूंढते हैं। उसने भी ऐसा ही किया है। ड्रिंक पीते हुए वो नाच गा रही है, शायद कुछ टेंशन कम हो जाए। इस क्रम में उसने ड्रग्स की गोली भी ली और एक गोली पर्स में रख लिया। इसके बाद वो अपने स्टोर पर पहुंची। उसने अपने एम्प्लॉय से कहा, मेरा पति मेरी सारी मेहनत की कमाई और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बड़ी मुश्किल से उसके स्टोर पर कस्टमर आते हैं। बमुश्किल आज एक आई भी तो उसी से हेलन की झड़प हो गई। अंत में जब वो कस्टमर बिना कुछ खरीदे गई तब हेलन ने उसका पीछा किया और उसे गाली भी दी, कमी नहीं कहीं की। अक्सर वो गालियों से ही बात करती है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन अब आसपास के लोगों पर उतार रही है। जब वो पार्लर पहुंची तब स्कूल से फ़ोन आया। ट्रेवर और स्टेसी को पिकअप करने कोई नहीं पहुंचा है। इसके बाद वो दौड़ती हुई पहुंची वहाँ। उसने बच्चों से माफ़ी भी मांगी और अपने आप में बड़बड़ाने लगी। चार बच्चे हैं मेरे और एक पति है निठल्ला, मैं कैसे सब कुछ संभालूं। कार में उन्हें बिठाकर जब वो गाड़ी पीछे कर रही थी तब उसने गाड़ी पीछे करते हुए पीछे वाली गाड़ी को ठोकर मार दी। स्टेसी के सिर में बड़ी ज़ोर की चोट लग गई। पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। जब पुलिस वाले ने लाइसेंस मांगा तब उसने अपना पर्स खोला। इसमें वो ड्रग की गोली भी पड़ी थी। पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस समय उसने अपने बचाव में पुलिस वाले को ज़ोर का धक्का भी दिया ताकि वो उसके पर्स से ड्रग्स की गोली देख न ले, पर पुलिस की नज़रों से ये सब बच नहीं पाया। अब हेलन के पति को बुलाया गया है क्योंकि हेलन ने उसी का नाम लिया है। जब नोआ यहाँ पहुँचा तब पहले तो उसने स्टेसी के सिर पर चोट का निशान देखा, फिर गुस्से में हेलन पर बरस पड़ा। तुम पागल हो गई हो क्या? बिना सीट बेल्ट के स्टेसी को बिठाकर गाड़ी चला रही थी और तुमने ड्रग्स लेना कब से शुरू कर दिया? हेलन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जेल की हवा खानी पड़ी है। जेल में जहाँ उसे रखा गया है वहाँ सभी औरतें ड्रग एडिक्ट ही हैं। उनके बीच बैठी वो अपने आप को अजीब सा महसूस कर रही है। और अब कहानी का दूसरा भाग यानी नोआ की कहानी। कोर्ट की कार्रवाई में नोआ की वकील मेडलिन ने कहा, मेरे मुवक्किल ने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अगले महीने से वो 2-3 कमरों का घर लेने जा रहे हैं। जज ने पूछा, क्या वो इसमें अकेले रहने वाले हैं? इसका जवाब मेडलिन ने हाँ में दिया, पर तभी नोआ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे अपना पक्ष रखना है। मेरे साथ एलिसन रहती है, पर अगर आपको एतराज़ है तो मैं एलिसन से बच्चों को नहीं मिलने दूंगा। जब बच्चे आएंगे तब वो घर में नहीं रहेगी। जज ने कहा, अब तक जो मैं समझ पाया हूँ नोआ, इससे तो ये लगता है कि बच्चे आपकी प्राथमिकता में है ही नहीं। कम से कम पिछले 1 साल से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा सुझाव है कि ये सब बदल जाए। मैं आदेश जारी करता हूँ कि एलिसन को बच्चों से दूर रखा जाए। 8 हफ्ते बाद मैं अगली तारीख तय करता हूँ। तब तक आप 15 दिन में सिर्फ 1 बार बच्चों से मिल पाएंगे। पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, तलाक कोई मजाक नहीं होता। आप दोनों की ज़िद में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन्हें हो रही हैं। शायद मेरी बात आपके कानों तक पहुंच जाए और आप सब अपने दिलों में झांकें। उम्मीद करता हूं कि आप सब बाहर ही समझौता कर लें और अगली तारीख पर आप सब से मेरी मुलाकात ना हो। जज के इसी नोट पर आज की कार्रवाई समाप्त हो गई। कार्रवाई तो ख़त्म हो गई, पर नोआ की मुश्किल और बढ़ गई है। अब उसे बच्चों और एलिसन में से चुनाव करना पड़ेगा। वो पहुंचा एलिसन के पास। एलिसन ने कहा, मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया है, बहुत जल्द मिल भी जाएगा। उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं घरों की। वो इस समय खुश है, पर नोआ समझ नहीं पा रहा कि कैसे एलिसन से सब कुछ कहे। उसने हिचकते हुए कहा, एलिसन, मुझे नहीं लगता हम साथ में रह पाएंगे, बस अभी के लिए नहीं। विटनी हेलन के पास गई थी। उसने सब कुछ बोल दिया है हमारे बारे में। मैंने उसे डांट कर भेज क्या दिया, सब गड़बड़ हो गया। हेलन का वकील कहता है कि मैंने विटनी को मारा। अब जज ने ये ऑर्डर जारी किया है कि तुम्हें बच्चों से दूर रखा जाए। एलिसन को यह सब सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, अपनी बात पूरी करो। नोआ ने कंटिन्यू करते हुए कहा, कोर्ट को लगता है कि तुम्हारे प्रभाव में आकर मैं बच्चों पर हाथ उठा रहा हूँ। जब तक ये ऑर्डर है, केस चल रहा है, तुम उसी घर में रहो यौवन के साथ और उसके यहाँ काम करती रहो, और मैं बच्चों के साथ मिलने के लिए यहाँ एक फ्लैट ले लेता हूँ। बस कुछ महीनों की बात है। एलिसन ने कहा, मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था और तुम मुझे ही दरकिनार कर रहे हो। महीनों तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मिनटों की बात हो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तन्हाई वैसे ही मुझे कचोटती है। तुम बच्चों से वीकेंड पर मिल लो, मैं वीकेंड पर चली जाया करूँगी यौवन के यहाँ। नोआ की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। तुम चाहती हो मैं अपने बच्चों से सिर्फ वीकेंड पर मिलूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पहले कि एलिसन कुछ कह पाती, हेलन का फ़ोन आया है। फिलहाल उसने गाड़ी को टक्कर मार दिया। नोआ तेज़ी से वहाँ पहुँचा है। पहले तो उसने स्टेसी की चोट को देखा। गुस्से में हेलन के पास पहुँचा। हेलन गम में हंसी जा रही थी। नोआ के डांटने पर उसने कहा, जब तुम गलती कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। हेलन को तो जेल में ले जाया गया है, पर नोआ बच्चों को घर लाया है हेलन के।
यहाँ उसने घर की हालत देखी है। वो समझ गया कि हेलेन ने कल रात को काफ़ी ड्रिंक की थी। वाइन के गिलास खाली पड़े हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं। उसने सभी बच्चों को लिया और अपने पेरेंट्स के यहाँ लिए चला गया। विटनी घर नहीं है, वो मार्गरेट के साथ बाहर गई है। तीनों बच्चों के साथ नोआ पहुंचा है अपने घर। उसे उम्मीद थी कि घर खाली होगा, पर उसके पिता नशे में धुत यहाँ भी टीवी देख रहे हैं। उन्हें इसे फिक्र ही नहीं कि कौन आया है। इस घर में नीना भी है। नीना का नोआ से क्या रिश्ता है ये अभी इस कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर जब नोआ ने उसे ये बताया कि वो बच्चों की फुल कस्टडी लेने जा रहा है, तब नीना ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, एक माँ से उनके बच्चे छीन रहे हो। अगर तुम केस जीत भी गए तो क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी नहीं? पहले तुमने हेलन को छोड़ा और फिर उसके बच्चे भी उनसे छीन रहे हो। लानत है तुम पर। नोआ ने इसका जवाब दिया, मुझे मालूम था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। गुस्से में वो सभी को लिए यहाँ से निकल गया। रास्ते में मार्टिन की तबीयत खराब हुई थी, तब उसे एक होटल में रुकना पड़ा। मार्टिन के पेट का दर्द फिर से शुरू हो गया है। नोआ ने एलिसन को फ़ोन किया इस मुश्किल घड़ी में। रात को वो यहीं रुक गया है। तभी एलिसन ने दस्तक दी। उसका साथ देने वो पहुंची है ताकि नोआ की मुश्किल कुछ कम हो जाए। दोनों हाथों में हाथ लिए साथ में बैठे हैं। एलिसन ने पूछा, अब हमारा क्या होगा नोआ? क्या हम साथ में रह पाएंगे? नोआ के पास इस सवाल का जवाब नहीं। अब कहानी प्रेजेंट में आ गई है। नोआ यहाँ भी केस लड़ रहा है। उस पर स्कॉटी लॉकहार्ट को मारने का इल्ज़ाम है। बहुत से सबूत हैं जो उसके खिलाफ हैं। उसके वकील जॉन ने जज से ये गुहार लगाई है और कहा है, इस स्टेट में लोगों ने नोआ की किताब पढ़ी है। ऐसे में उसकी किताब को पढ़ने वाली जूरी भी है जो निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाएगी। हम इस केस को इस राज्य से बाहर ले जाना चाहते हैं। जज ने सरकारी वकील यानी अपोजिशन के वकील से पूछा, क्या आपको इसमें कोई एतराज़ है? अपोजिशन ने कहा, हम इस राज्य में ऐसे 12 जोरी तो ढूंढ ही सकते हैं जिन्होंने नोआ की किताब नहीं पढ़ी हो। ऐसे में निष्पक्ष फैसला हो सकता है। जॉन के पास और कोई दलील हो तो कहे। जज ने इस पर आदेश जारी करते हुए कहा, नोआ का केस इसी कोर्ट में लड़ा जाएगा। अगली तारीख 4 महीने बाद की मुकर्रर की जाती है। अगर आप चाहें तो बाहर सुलह कर सकते हैं। नोआ की मुश्किल प्रेजेंट में भी बढ़ गई है, पर इस कोर्ट में भी एलिसन बैठी हुई है। यहाँ भी वो उसके साथ है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, और साथ में ये कहानी आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी मेंशन करते रहें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।